मैं वंदना शर्मा आज आपको कक्षा 8 का पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम 5 मित्रों को पन्ना से सतना के लिए जाना था और उससे आगे जबलपुर पहुंचना था। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। 2 लोगों को सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना हमें ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाके नहीं। कुछ लोगों ने सलाह दी कि अच्छे समझदार जो लोग होते हैं वो इस बस से रात में लास्ट बस थी, इससे सफ़र नहीं करते। तो हमने पूछा रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस को देखा कि उसकी हालत बहुत खस्ता है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। मतलब कि उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि टूटी फूटी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, जर्जर अवस्था में थी यह बस। इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि इस पुरानी बस को हमारे बैठने से कष्ट होगा। यह तो बस देखने और पूजा के योग्य थी कि यह हमारी पुरानी बस है, ये हमने कभी ली थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहा था, तो हमने उनसे पूछ लिया, यह बस क्या चलती भी है? वह बोले, चलती नहीं है। क्यों? चलती है जी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, चलती है कि ये धक्का मार कर चलेगी अपने? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम में से कोई बोला, गजब हो गया, ऐसी हालत की बस क्या अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, हमारे साथ एक डॉक्टर मित्र था, तो उसने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमारे संग जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा, नहीं, चलते हैं, बस अनुभवी। कहा जाता है कि जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं जब वो अनुभवी होती, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नए नवेलों बस से ज़्यादा ये पुरानी बस है, तो इससे ही चलते हैं, हमें अच्छे बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। हम बैठ गए थे। हमें कुछ हमारे मित्र छोड़ने आए थे, वो हमें ऐसे देख रहे जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हो, हमारी डेथ हो गई हो, हमें अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फ़कीर हो। जो इस संसार में आया है उसे राजा रंग और फ़कीर जो यहाँ आएगा तो वो उसे जाना तो पड़ेगा। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को जाने के लिए एक बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इतनी ख़राब हालत थी, उसके बाद भी बस चलो जैसे तैसे स्टार्ट हो गई और हमें ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए जा रहे हैं। उस बस में
कांच भी बहुत कम बचे हुए थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए कि क्या पता नहीं तो अभी कोई अन्य कांच भी आकर हमें लग जाए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। हमें लगा कि ये ज़रूर गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो चलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन उस वक्त की खरीदी हुई बस होगी। उसकी हालत तो देखकर ऐसा ही लग रहा था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। 8-10 किलोमीटर चलने के बाद हमें सब कुछ पता चल गया, क्योंकि उस पर सीट की बॉडी की स्प्रिंग वगैरह सब निकल रही थी और हमें सीट पर बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सीट पर बैठे या सीट हम पर बैठी। कुछ समझना नहीं आ रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। जब बस रुक गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर साहब जो थे वो पेट्रोल निकालकर उसे उन्होंने बगल में रखा और एक नली डाली और इंजन में इस तरह पेट्रोल भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इंजन को अपनी गोदी में निकाल कर रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसी कोई माँ अपने बच्चे को के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बच्चों, यह एक व्यंग्यात्मक पाठ है। बस की रफ्तार अब 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो गया था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इससे बस गोता लगाएगी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस धीरे धीरे चल रही थी। उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम अपने सफ़र तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। पर बाहर प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरियाली थी, हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं उस टाइम अपने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? वो इसलिए समझ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि पेड़ कोई आए तो उससे हमारी बस टकरा ना जाए और बंद ना हो जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं बस इसमें गोता ना लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह बस चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इफ्तिखार की बात है। अब बस रुक चुकी थी, अब वह शुरू नहीं हो रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस की तो हालत एकदम फर्स्ट क्लास है, यह तो वक्त की बात है। छींट चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया हो तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करना पड़ेगी। छीन चांदनी के वृक्ष की छाया के नीचे हमारी बस रुक चुकी थी और उस पर ऐसी दया आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि कोई वृद्धा
थक कर बैठ गई हो। जब हम थक जाते हैं ना तो छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे वो बस वृद्धा जैसी लग रही थी कि कोई थक हार के बैठ गई थी। हमें बहुत अपने आप पे ग्लानि हो रही थी कि क्यों हम इसमें बैठकर आ रहे थे। अगर यह बस का प्राणांत हो गया, यहीं पर बस बिल्कुल हो गई, तो हमें इसका यहीं इस बियावान मतलब इस जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और सुधारा, बस फिर आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब वो और धीरे धीरे चलने लगी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे बस की जो लाइट होती है ना, वह कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो धीरे धीरे रेंग रही थी। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब चलता है, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उसी तरह बस धीरे 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 चल रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो ड्राइवर साहब उसे साइड में खड़ा कर लेते और इस तरह कहते कि निकल जाओ बेटी, हमारी तो उम्र अब रही नहीं जो हम आपके साथ साथ चलें। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी यहाँ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दी, मर गया पर टायर नहीं बदला। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थी कि टायर पंचर हो गया और वह जोर से बस हिलकर रुक गई। अगर हमारी बस स्पीड तेज चल होती तो निश्चित ही वो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़े उससे देखा कि इसे सारी बातें जानते हुए भी यह इस बस में बैठकर आया है और अपनी जान हथेली में लेकर अन्य लोगों को भी सफ़र करा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए। जिस तरह क्रांतिकारियों को पता होता है कि हमें बलिदान देना है, उनकी भावना भी यही होती है। और अगर हम नाले में गिर जाते तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह क्रांतिकारी महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए टायर नहीं बदलवाया और अपने प्राण दे दिया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसट टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हम वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घरों की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बस का दूसरा घिसा टायर लगा दिया गया। बस फिर चलती। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि जिस बस में हम बैठे थे, जिससे सफ़र कर रहे थे, वो उसकी हालत इस तरह थी कि हमने उसमें बैठकर ही गलती करी थी और बीच बीच में वो ख़राब हो रही थी। पन्ना कभी भी ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, हम कहीं भी कभी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि वह लगातार ज़रा सी देर में ख़राब हो रही थी। लगता था ज़िंदगी बस इसी बस में गुजारनी है। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण
कर जाना है। इससे लगता है कि इसी बस में ही हम स्वर्ग से सिधार जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। फिर हमारी बेताबी और जो टेंशन तनाव था सब खत्म हो गए। हम बड़े ऐसे बैठ गए घर की तरह इत्मीनान से उसी बस में बैठ गए, सब चिंता छोड़कर कि अब तो टाइम पर पहुंचना नहीं है। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह यह पाठ 3 कक्षा 8 का इसका एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। इसके लेखक व्यंग्यात्मक लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको इसकी प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो जब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।